नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव और श्रम सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बार सपा का किला ढहेगा। अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी सीटों पर सपा चुनाव जीती है। ऐसे में भाजपा मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आ रही है, जिससे इस बार सपा के किले को ध्वस्त किया जा सके। भाजपा के नेताओं का कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने पूरी दुनिया में भोजपुरी माटी और भोजपुरी संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाजपा विचारधारा वाली पार्टी है। प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव ने सपा नेता अबू आजमी द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पर कहा कि मैं अबू आजमी से पूछना चाहता हूं कि आयशा टाकिया क्या करती हैं? वो कोई रानी है क्या? भाजपा के नेताओं का कहना है कि 8 साल में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कितनी बार आए, हम जिले की जनता से पूछना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कभी भी आजमगढ़ जिले के विकास की बात नहीं उठाई। सपा नेता अबू आजमी के प्रदेश सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर वकीलों का पैनल बनाने के लिए सवाल पर मंत्री गिरीश यादव का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, हम न्याय संगत और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। जो भी दायरे में आएगा, कोई कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी सरकार ने एक सकारात्मक दृष्टि से सरकार सोच रही है। यूपी सरकार ने सभी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर द्वारा लगातार की जा रही विवादित टिप्पणी के सवाल पर अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ सुहेल देव के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। हम लोग जो मतदाताओं से मिल रहे हैं, जिस तरह का समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश यादव जी को मिल रहा है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आजमगढ़ को धोखा देने वालों को सबक सिखाने का फैसला यहाँ की सम्मानित जनता ने ले लिया है और एक ऐतिहासिक मतों से दिनेश जी की विजय आज की तारीख में सुनिश्चित दिख रही है। अभी आज से चुनाव प्रचार में भी गति आने वाली है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का आगमन आज से शुरू होने वाला है। हम लोगों के साथी मंत्री भी आकर दिनेश जी के समर्थन में जनता से संवाद और संपर्क का अभियान चलाने वाले हैं। इस चुनाव को पूरी गंभीरता से और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने का फैसला किया है और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यहाँ की जनता दिनेश जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दिनेश जी का भी पिछले चुनाव के बाद से जिस तरह से यहाँ आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का क्रम जो उनका बना रहा, ये भी हमारे पक्ष में एक माहौल बनाने का काम कर रहा है। तारीख से यहाँ कैंप की। आप 2019 के चुनाव को देखिए, 2019 के चुनाव को अगर उदाहरण देखिए तो कन्नौज और बदायूं की मैं बात करता हूँ, जिस समय बुआ और बबुआ दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, वहाँ से यही धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं कि नहीं हारे? और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव भी चुनाव हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा के आधार पर काम करता है। हमारे जो संगठनात्मक ढांचा है, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर संयोजक हैं, प्रभारी हैं और विधानसभाओं के संयोजक है, प्रभारी है, संचालन समिति, हम उनको पूरी तरह से किल काटा दुरुस्त करके हम इस चुनाव को, लोकसभा के इस उपचुनाव को
जीतने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और जनता ने पूरा मन बना लिया है। ये मन इसलिए बना है, इसलिए नहीं, मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि आजमगढ़ की जनता को ये लग रहा है कि ये उपचुनाव क्यों हो गया, ये इसके लिए जिम्मेदार क्यों है, आखिर ये उपचुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी तो विषय है। आखिर में उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया था, लोकसभा का सदस्य चुना था, उनको जनता की सेवा करनी चाहिए थी। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आती, आप सब पत्रकार जगत से लोग हैं, कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उनको अपरिहार्य कारण था इस्तीफा देना। ऐसा तो नहीं था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना था इसलिए अपरिहार्य था, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये 2022 के चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया, उनको जनमत मिला नहीं, जनादेश मिला नहीं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कारण से आजमगढ़ में उपचुनाव की परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो यहाँ की जनता भी इस बात को समझती है कि इन्होंने आजमगढ़ की जनता तो सम्मान दिया था उनको, लेकिन उन्होंने इसके बदले उनको अपमान दिया है। तो इस नाते कि यहाँ की जनता ने भी इस बात को फैसला ले लिया कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहे। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। भीषण गर्मी के बीच वीआईपी प्रत्याशी भी अपने प्रचार के लिए रात दिन एक किए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के लोगों के इस आरोप पर अखिलेश यादव यहां से निकल गए और अपनी पत्नी को नहीं लड़ा के धर्मेंद्र यादव को फंसा कर चले गए। पर धर्मेंद्र यादव का जवाब था कि ये लोग अपनी चिंता करें, उनकी चिंता न करें। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अन्याय अत्याचार कर रही, जनता की भावना थी कि एक मजबूत विपक्ष सामने हो जो अन्याय अत्याचार से छुटकारा दिला सके। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को संभाला है। वहीं जेसीबी से दंगा आरोपितों के घर ढहाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यही सही है कि बीजेपी सरकार कानून और संविधान की आत्मा का सम्मान नहीं कर मनमानी कर रही है। किसी के घर को गिराने से पहले न्यायिक प्रक्रिया होती है, 82-83 की नोटिस चस्पा की जाती है, लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के आरोप पर समाजवादी पार्टी कलाकारों का सम्मान नहीं करती। इस पर धर्मेंद्र यादव का जवाब था कि यश भारती कलाकारों के सम्मान के लिए ही नेताजी और उसके बाद अखिलेश जी ने शुरू किया था। अखिलेश यादव ने सभी कलाकारों को 50,000 रुपए देने का काम किया था, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही बंद कर दिया गया। बीजेपी वाले बताएं कि आखिर कलाकारों का अपमान क्यों किए। समाजवादी पार्टी हमेशा कलाकारों का सम्मान करने का काम कर रही है। हमारे राजनीतिक कैरियर की वो चिंता न करें, उस चिंता के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी साथी हैं। जहाँ तक सवाल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उत्तर प्रदेश की जनता की को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार के अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ प्रदेश के जनमानस की एक भावना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे और प्रदेश की जनता को इस सरकार के अन्याय और अत्याचार से बचाने का काम करें। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसला लिया है और फैसला लेने के कारण ये सीट रिक्त हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी ने मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या क्या कार्यक्रम है सर, कहाँ कार्यक्रम तो रेगुलर चल रहे हैं। आज मैं महीनगर विधानसभा में हूँ, कल गोपालपुर में भी कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ सदर में भी है, कुछ मुबारकपुर में भी हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से जहाँ जैसी पार्टी के लीडर लोग हमारे तय कर रहे हैं, हम जाने की ज्यादा से ज्यादा लोगों में कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र में एक सड़क है, अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं कि इटावा अगर दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, बट विकास के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो बड़ा डिफरेंसेस है, क्या कहना? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको यही तो जान के आश्चर्य होगा, जितनी योजनाएं इटावा के लिए आदरणीय नेताजी चलाई, लगभग उतनी या उससे भी ज्यादा योजनाएं चलाने का प्रयास उन्होंने यहाँ के आजमगढ़ के लोगों के लिए किया है। अगर हम आज बात करें आजमगढ़ कमिश्नरी है तो आदरणीय नेताजी के कार्यकाल की दी हुई है। अगर हम बात करें आजमगढ़ का जिला अस्पताल जो 2005 की 95 की सरकार में आदरणीय नेताजी ने दिया था राहुल सत्यान जी के। अगर हम बात करें आजमगढ़ के पीजीआई की 2003-4 में जो नेताजी मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया था। अगर हम बात करें आजमगढ़ के एक्सप्रेस वे की तो उसका अलाइनमेंट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। अगर हम बात करें आजमगढ़ की सठिया और शुगर मिल की तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की है। अगर हम बात करें आजमगढ़ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। मैं समझता हूं इस बात से आजमगढ़ के लोग बहुत सहमत हैं कि यहाँ जो कुछ भी तरक्की विकास के नाम पे है वो सारा का सारा समाजवादियों का दिया हुआ है, किसी दूसरे का इसमें कोई योगदान नहीं है। और जब जब बसपा भाजपा अथवा किसी विपक्षी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने आजमगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, आजमगढ़ के लोगों को उपेक्षित किया है। ये आजमगढ़ के लोग महसूस करते हैं, इसलिए लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में उनका आशीर्वाद और समर्थन रहा है। भाजपा के लोगों का कहना है समाजवादी पार्टी कलाकारों का सम्मान नहीं करती है और अभी हाल ही में आपके अबू आजमी ने कहा था कि ठुमकी
इसको लेकर लगातार बाउंस देखिए, कर रहा है। बीजेपी के लोग हमको प्रमाण न दें। बीजेपी के लोग ये बताएं कि आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई यश भारती की योजना क्यों बंद की गई। बीजेपी के लोग ये बताएं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यश भारती से जो सम्मानित थे, जो विभूतियां थी, उनको पेंशन देने का काम किया था, 50,000 रुपए महीने की पेंशन थी उन विभूतियों को, वो पेंशन देन बंद करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। ये बीजेपी के लोग पहले अपनी चीजों को देखें और समाजवादी पार्टी के, अगर मैं इसी आजमगढ़ की बात करूं तो कैफी आजमी साहब, सबाना आजमी साहिबा को आदरणीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में 95 के कार्यकाल में यश भारती से सम्मानित किया था। सदी के महानायक आदरणीय अमिताभ जी से लेके अगर हम बात करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद मैं अगर बताना चाहूंगा अभी तो आप दिखा नहीं पाओगे। इतने विभूतियों को सम्मानित करने का काम समाजवादियों ने किया है। इसलिए इस तरह की बातें समाजवादियों के ऊपर बीजेपी के लोग बताएं, उन्हें बताएं कि पेंशन क्यों बंद की, बताएं कि समाजवादी जो उत्तर प्रदेश की स्कीम थी यश भारती उसको बंद क्यों किया। वो कलाकारों के सम्मान की बात करते हैं, कलाकारों का अपमान किया है, उनकी योजनाएं बंद की हैं। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी ने जिक्र किया था इस बात का, अगर आपको याद हो। आज वो हमारे बीच नहीं है कि उन्होंने पेंशन बंद की है बीजेपी के लोगों ने जब योगी जी की सरकार बनी है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पीड़िता को रात में बुलाकर दुष्कर्म करने और तेजाब या किसी ज्वलनशील पदार्थ से चेहरा जलाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने जानकारी दी कि सुबह 7:30 बजे डायल 112 को सूचना मिली कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के पुष्पनगर में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया। मामले को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही सीओ फूलपुर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य खुद मौके पर फील्ड यूनिट के साथ पहुंचकर जांच किए। मामले में डब्बू राजभर पुत्र केदार राजभर व एक अन्य का नाम सामने आया। पुलिस जब डब्बू राजभर के घर पहुंची तो वो मौके से फरार था। पुलिस इसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं अलग अलग टीमों का गठन किया गया जो अभी गिरफ्तारी के साथ ही अन्य कार्रवाई में लगी हुई है। दोषियों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि पीड़िता को फिलहाल जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला महिला अस्पताल पहुंची पीड़िता के पिता ने घटना के बारे में बताया कि उसकी बच्ची के साथ रेप कर उसे जलाकर फेंक दिया गया। पीड़िता की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। हमारे बच्ची के साथ में रेप हुआ है, मार के फेंक दिए थे वो लोग। कौन लोग थे? वही राजभर बस्ती हमारे वही गाँव के ही है। गाँव के क्या नाम है उनका? एक डब्बू एक नाम है उसका और उसके पिता का नाम नहीं बता पाएंगे, और एक लड़का दो से भाग गए। किस से अटैक किए हैं? ये तो दारू पी के कैसे मारे हम लोग तेजाब है क्या ये? जी तेजाब है। अब यही जो भी है अब हम कैसे बता पाएंगे। तो लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत तो बहुत बुरी हालत है। पुलिस कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? सर अब यहाँ से मार्टिनगंज से लेके यहाँ से सदर भेज रहे हैं लोग। जो अस्पताल मौके पे पहुंची थी? जी हाँ, पहुंची थी। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा वही 18 फर्दर करके वहाँ भेजे अस्पताल पर। ठीक है। 112 पर आज सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना दीदारगंज अंतर्गत पुष्पनगर नाम की जगह पे एक 20 वर्षीय लड़की के साथ पास के ही रहने वाले डब्बू राजभर पुत्र केदार राजभर उम्र 22 वर्ष व एक अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में बुलाकर पोखरे के पास दुष्कर्म किया व चेहरे को जलाने का प्रयास किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज, सीओ फूलपुर, एसपी देहात एवं मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ जाकर जानकारी की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलन किया गया और पीड़िता के परिजनों से वार्ता की गई। मौके से घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं जिनको विवेचना में शामिल करते हुए आगे की विवेचना की जाएगी। पीड़िता ने अपने बयान में घटना की पुष्टि की है। इनका प्राथमिक बयान वीडियोग्राफी कराते हुए दर्ज कराया गया है। इनकी मेडिकल कंडीशन वर्तमान में स्टेबल है। प्राथमिक उपचार के उपरांत पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। पीड़िता के चेहरे पर ब्लैक इंजरी मार्क्स हैं जिसके संबंध में डॉक्टर्स का मेडिकल ओपिनियन प्राप्त किया जाएगा। परिजनों से वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ है कि मुख्य अभियुक्त पीड़िता के भाई का पूर्व से परिचित है एवं वर्तमान में घर से फरार है। परिजनों की तहरीर पर थाना दीदारगंज पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस प्रकरण में अभियुक्त व इसके अज्ञात साथी को ट्रेस करने के लिए एसपी देहात के सुपरविजन में सीओ फूलपुर व सीओ लालगंज के साथ 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें सर्विलांस टीम भी इनकी मदद करेगी। अभी तक 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अभियुक्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी व पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। आगे की विवेचना थाना दीदारगंज की पुलिस के द्वारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत शीघ्रता के साथ संपादित की जाएगी।
आगामी 21 जून को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वृहद पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता ने बताया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी की थीम के अनुरूप इस आयोजन के जरिए हर एक जनमानस को स्नोरोगी काया और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए उन्होंने बताया कि एक विशेष लोक अदालत का आयोजन 3 जुलाई को होगा, जिसमें आर्बिट्रेशन से संबंधित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस लोक अदालत में विशेष रूप से आर्बिट्रेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस प्रकृति का वाद किसी कोर्ट में विचाराधीन हो, वो संबंधित न्यायालयों से संपर्क कर लोक अदालत में अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। सभी वादकारियों, अधिवक्ता गण, बैंक व वित्तीय संस्थाएं विशेष लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से अपने वाद का निस्तारण करा सकेंगे, जिससे बार बार न्यायालय आने जाने के झंझट से उन्हें छुटकारा मिल सकेगा। इससे न केवल वादकारियों का समय, धन और श्रम बचेगा, बल्कि उन्हें लाभ भी होगा, क्योंकि लोन को कम कराकर मामले के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। मुख्यतः 2 बिंदुओं पर बुलाई गई है। पहला आर्बिट्रेशन मैटर के स्पेशल लोक अदालत के लिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाना है, जो 21 जून को किया जाएगा उसके लिए। आर्बिट्रेशन मैटर्स का स्पेशल लोक अदालत आगामी 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यतः आर्बिट्रेशन वादों का ही निस्तारण किया जाएगा। जैसे फाइनेंस कंपनियों से यदि किसी ने लोन लिया है और उनका लोन भरपाई नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय उसको म्यूचुअली बातचीत करके लोन को कम कराकर उसका निस्तारण कराएगी। आजमगढ़ में ऐसे संबंधित 206 मुकदमे हैं जिनका निस्तारण करने का प्रयास उस दिवस को किया जाएगा। वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जैसा आप लोग जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित योजना थी, जिसको यूएन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार का लोगो दिया गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवीयता के लिए आप योगा करें। और जैसा आप लोगों को पता है कि दैवीय आपदा विश्व में प्रसारित है, जिस पे हमें नियंत्रण पाना है और योगा उसमें मुख्य भूमिका निभा सकती है। आप लोग उसके बेहतर माध्यम है, इसको जन जन तक आप लोग अगर पहुंचाएंगे तो लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। जनपद में इसका आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन यह हमारे न्यायालय प्रांगण से पहली बार हो रहा है और यह अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो कुछ संदेश देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वह आम जन को ज़रूर एक प्रभाव छोड़ता है और लोग ज़रूर जागरूक होंगे और स्वास्थ्य के प्रति सचेत होंगे। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव आजमगढ़ पहुंचे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के हरबंशपुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आजमगढ़ लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जीतने की रणनीति बनाई। उन्होंने दावा किया कि इस बार धर्मेंद्र अखिलेश से जाति वोट से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि ये गलत बात है कि वोट जाति व धर्म के नाम पर पड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ जैसे जिलों में यादव मुस्लिम के अलावा सभी जातियों ने सपा को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लोकतंत्र व संविधान पर विश्वास है वो सपा को वोट देगा। उन्होंने कहा कि इस कारण बीएसपी को कौन वोट देगा। दंगा आरोपियों पर बुलडोजर पर रामगोपाल यादव ने कहा कि हिंदुस्तान की कौन सी सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान में लिखा है कि इसने अपराध किया है उसको उसका घर गिरा दो। ये सरकार मनमानी कर रही है। रामगोपाल ने अधिकारियों को भी चेताया कि आज ये सरकार है, लेकिन जो ये कारस्तानी हो रही इसका मुकदमा 10 साल या 20 साल बाद भी लिखा जा सकता है। अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो उनको दंडित होना निश्चित है। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपहरण का मामला उठाते हुए रामगोपाल ने कहा कि अरुणाचल में मनमानी तरीके से तैयार की गई, इसके अलावा अन्य तरीके से भी एफआईआर की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दुरुपयोग हो रहा है। पहले इनकम टैक्स किसी भी मामले को ईडी के पास भेजता था, अब इनकम टैक्स के विभाग को बाईपास कर सीधे ईडी कार्रवाई कर रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार ने एक साथ लाखों नौकरी का दावा किया, ये सब छलावा है। नौकरियां तो बहुत खाली हैं, लेकिन इस प्रकार से चुनाव के पहले ये सब किया जा रहा है। वहीं रामगोपाल ने आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मंत्रियों की फौज उतारने के सवाल पर कहा कि केंद्र से लेकर यूपी तक सारा काम
2 लोग कर रहे हैं, बाकी मंत्री खाली बैठे हैं। उनका काम केवल दस्तखत करना है। सभी मंत्री खाली हैं, इसलिए उनको आजमगढ़ के गांव में भेजा जा रहा है। 2022 में भी जैसे अखिलेश के चुनाव में रहा था, हमें लगता है कि उससे ज्यादा मत से जीतेंगे। सर, जैसे कि गुड्डू जमाली भी बसपा प्रत्याशी हैं, उनका आरोप था कि 2014 में नेताजी जब जीते तो भारी पैमाने पर वोट कैप्चरिंग की गई, बहुत पैमाने में बाहर के लोग बाहर आए, प्रशासनिक धांधली हुई, इस नाते जीते नहीं तो हम जीत रहे। नेताजी लड़े थे तब क्या हमारी सरकार थी? तब भी नहीं। ऐसा है, चुनाव लड़ने वाले तो अपनी अपनी सब बात कह रहे हैं। अब वो वक्त चला गया है कि जब जाति और धर्म के नाम पर ही लोगों को वोट मिलता है। क्या अखिलेश को मुस्लिम और यादवों के अलावा दूसरी बिरादरियों को वोट नहीं मिला? हमारे उम्मीदवारों को नहीं मिला जो सारे के सारे जीते। गाजीपुर से लेके आजमगढ़ से लेके अम्बेडकर नगर तक। मऊ में भी सिर्फ एक सीट मऊ में हारे, तो कोई हारे नहीं, पूरा इलाका जीते। सारे विभिन्न समाज के लोगों ने जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो भारतीय संविधान की मर्यादा को कायम रखना चाहते हैं, उन्होंने पहले भी अभी वोट दिया था विधानसभा में, अब फिर इनको धर्मेंद्र को वोट दे। सपा बसपा प्रत्याशी का भी आरोप था कि जैसे मुसलमानों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जानते दे दिया, अब नहीं देंगे। अब प्रधानी चुनाव भी सपा नहीं जीत पाएगी। बसपा जब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना टोटल समर्थन बीजेपी को कर दिया था। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो बसपा को वोट देगा? सर, जो सपा के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, आरोप प्ररोप तो लगते ही रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप उनको कहा जा रहा है ठुमका लगाने वाला, उनका न मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, न उन पर कोई जवाब देना चाहता हूँ। सब लगाते चुनाव में, कोई धंधा रह गया लोगों को आरोप लगाने का। सर, जिस हिसाब से नुपुर शर्मा को लेकर विवाद हो रहा है, इसके बाद बुलडोजर चल रहा है, शुक्रवार को प्रदर्शन होता है, शनिवार अच्छा, ये बताइए सर, इस पर क्या? नहीं, ये बताओ, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सीआरपीसी, आईपीसी संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर मैं कोई अपराध करूं तो मेरा हरगिरा दिया जाए? किस कानून के तहत है? कोई जवाब इसका सरकार के पास? कोई जवाब? तो मनमानी करते अंतों का तो जेल जाते हैं। आज नहीं तो कल ऐसे आरोप, ऐसे काम हैं जिनकी लिमिट नहीं होती। ऐसा है, जब आप FIR किसी खिलाफ करते हैं, अगर किसी की सजा 3 साल से कम है तो उसकी लिमिट होती है कि कितने दिनों में इसके खिलाफ FIR हो सकती है, मुकदमा कायम हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर सजा का प्रोविजन है तो उसका लिमिट नहीं, अनंत काल तक, चाहे जब इसके खिलाफ FIR कर दो। तो अगर अधिकारी लोग इतना भी कानून नहीं जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं जिसमें सजा 7 साल, 10 साल, 20 साल तक की हो सकती है, इस पे FIR 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कभी भी कोई कर सकता है, तो इन्हें तो दंडित होना ही है। किसी कानून का उल्लंघन, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से लेके कल क्या चिट्ठी लिखी, आप तो सब जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी खुलकर प्रदर्शन नहीं कर रही है या सरकार के खिलाफ? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, आप जानते हो कि इस वक्त जब कहीं नहीं जा रहे थे, जब लॉकडाउन था, सड़क पे निकलो तो मुकदमा कायम कर दिए गए, झूठे मुकदमे कायम कर दिए गए, और अब तो देशद्रोह के मुकदमे और लगा दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी को जब जो करना चाहिए प्रभावी ढंग से करेगी और उसका परिणाम आप लोग देखें। सर, ईडी का भी दुरुपयोग हो रहा है। अखिलेश जी ने आज ट्वीट भी किया हुआ है कि वो एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी की तरह काम कर रही है ईडी, जब जरूरत होती है पॉलिटिक्स को। एक सिस्टम होता है। इनकम टैक्स वाले जब किसी मामले में ये कहते हैं कि ये आय से अधिक का मामला है, गलत तरीके से संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, इनकम टैक्स वाला पहले इनकम टैक्स करता है, इनकम टैक्स मामले को ईडी को भेजता है। ये प्रोसेस हमेशा था, उसको बाईपास कर दिया गया है। सीधे ईडी को कभी कोई अधिकार नहीं था जब तक इनकम टैक्स उसको भेजे ना। अब कहीं है इनकम टैक्स का रेफरेंस, सीधे ईडी पहुंच जाती है कि चलिए आपने अगर खबर खिलाफ दे दी, पहले आपके पास आ जाएगी, चाहे पैसा आपके पास है। यह सर,
स्टार्ट हो गई है, अब जुलाई में है, अखिलेश जी की आज मीटिंग है ममता जी से, क्या सर सपा की रणनीति क्या रहेगी विपक्ष की तरफ से? अब पता नहीं, आज मीटिंग है, आज मीटिंग है, वहाँ ममता जी ने बुलाई है, अखिलेश पहुँच गए, तो अब बड़े नेता जाने, इसमें हमें कुछ नहीं है। सर जैसे कि आपके सवाल सर ये था कि कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 1.5 साल में वो 10 लाख नौकरियां बांटेंगे, तो क्या ये चुनावी स्टंट माना जाए इसको अब 2024 के पहले? अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा वो चुनावी स्टंट नहीं था और क्या था? जो भी कहा उनके मुंह से निकला वो सिर्फ चुनावी स्टंट था। न 15 लाख रुपया अभी तक आए किसी के लिए और न 15 लाख नौकरियां आई, जबकि आपको मालूम नौकरियां कितनी खाली हैं? 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, पोस्ट वैकेंट हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 10 लाख आप कर भी देंगे, कह रहे हायर करो, हायर, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, क्यों 24 आ गया जल्दी, तब तक लोग फार्म भरेंगे, कहेंगे हाँ नौकरी मिल सकती है, और चुनाव गया फिर सर आजमगढ़ में भाजपा नहीं संगठन के लोग पड़े हुए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद समाजवादी पार्टी के लिए किसको छोड़ेगी या नहीं? ऐसा है कि कोई काम है नहीं, दिल्ली से लेके लखनऊ तक सिर्फ एक आदमी के पास काम है, बहुत जो फ्री बैठे हुए मंत्री, कोई है काम उनके पास? जो कुछ करना है यहाँ मुख्यमंत्री करना, वहाँ प्रधानमंत्री, इन्हें सिर्फ दस्तखत करने हैं। तो जब कुछ काम ही नहीं करना है तो मंत्री की ड्यूटी लगा दी जाएगी, जहाँ आजमगढ़ के फला गाँव बैठो, वहाँ बैठो, सब फ्री है, कोई फाइल भी नहीं देखती, या देखने का हक है, आप किसी को देखने ही नहीं। सर चुनाव बीजेपी सरकार में फ्री एंड फेयर होने की उम्मीद है, तो चुनाव कुछ ऐसा नहीं लग रहा? अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत नहीं, और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी एक चुनाव के लिए क्यों बेईमानी करना चाहे और अपने माथे पर कलंक लगाना चाहे। ठीक सर, तो हम लोग माने कि सपा गढ़ जो है बरकरार रहेगा और सशक्त होगा। रंगमंच व ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित हुनर समर कैंप का भव्य समापन मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रतिभा निकेतन स्कूल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कैंप की सबसे छोटी प्रतिभागी अनिका, प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रबंधक रमाकांत वर्मा, ध्रुव मौर्य, सुभाष श्रीवास्तव, विजयलक्ष्मी मिश्रा, सपना बनर्जी ने दीप प्रज्वलन कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य, डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, शशि सोनकर ने माला पहनाकर किया। सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ सीनियर कलाकारों ने सिंदूर लाल चढ़ायो नृत्य से भगवान गणेश का आह्वान किया। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य डिड़िया की मनोहारी प्रस्तुति हुई। फिर लिटिल मास्टर द्वारा कच्चा बादाम, नैन तेरे झुके झुके व बार्बीडॉल की प्रस्तुति हुई। ग्रुप नंबर बी के कलाकारों द्वारा बाहुबली, गोविंदा तथा सीनियर कलाकारों द्वारा वेस्टर्न डांस की प्रस्तुति हुई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित ओल्ड इज गोल्ड गीत व पंडित बिरजू महाराज को समर्पित नृत्य ने उपस्थित दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें ये सोचने पर विवश कर दिया कि अगर 20 दिनों के अंदर इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो ये बच्चे उचित मंच व मार्गदर्शन मिलने पर और आगे जाएंगे। इनके अंदर छुपे हुए हुनर सबके सामने आ जाएंगे। देशभक्ति समूह नृत्य, भारत की बेटियां, गुजराती लोक नृत्य डोलीदा को दर्शकों ने पसंद किया। समर कैंप के मुख्य प्रशिक्षक दीपांकर दास व नृत्य के प्रशिक्षक काजल सिंह, करिश्मा सिंह, कमलेश सोनकर, किरण सोनकर, सावन प्रजापति, कशिश गुप्ता, खुशी खरवार, शिवांगी गौड़, अनुराधा राय, इंद्रजीत, निषाद गोलू को पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रमाण पत्र गिफ्ट देकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पुरस्कृत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ के बच्चों में अपार संभावनाएं हैं। इनके अंदर छुपे हुए हुनर को निखारने का काम हुनर संस्थान बखूबी कर रहा है। इसके लिए सभी संस्थान के सदस्य बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नीरज अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन के अंपायर अजेंद्र राय, पराग डेयरी के जीएम राम रतन, केएम श्रीवास्तव, महिला मंडल की पूनम सिंह, छाया अग्रवाल, सभी अभिभावकों, संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे।
सच कहता हूँ राम कसम, मैं जो रूप उसे बनाऊंगा। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मुंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डेलिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।